challenges and prospects for Pakistan in changing regional dynamics. ये हमारा ऐसे है कि पाकिस्तान जिस रीजन के अंदर लाई कर रहा है उसमें किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, और जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस आने से पाकिस्तान को कौन से मसाइल का सामना है और पाकिस्तान के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये हमारा ऐसे है। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे आता है तो स्टेप 1 क्या है? डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। डिकोडिंग में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया। मेन आइडिया इस टॉपिक को देख के आपको कौन कौन से मेन आइडियाज इसके अंदर नजर आ रहे हैं? सबसे पहला, चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स। रीजन में किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं। दूसरा आइडिया, उन चेंजेस आने की वजह से पाकिस्तान के लिए कौन से मसाइल खड़े हो रहे हैं। तीसरा आइडिया, उन चेंजेस आने की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो आपके 3 मेन आइडियाज निकल आए। चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स, चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स। आपको सपोर्टिंग आइडियाज की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ऐसे बहुत सिंपल है। इसी के अंदर मेन आइडियाज जो है बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप डिस्कस कर सकते हैं। 3 मेन आइडियाज कि आपके रीजन में चेंजेस किस किस्म की आ रही हैं, उन चेंजेस से चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या है और उस पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। दैट्स इट। आपको सपोर्टिंग आइडिया की जरूरत नहीं। तो 3 आइडिया आपके पास आ गए हैं, इनको देखते हुए थीसिस स्टेटमेंट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो थीसिस स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? स्टेप 2 हमारा क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। स्टेप 2, फॉर्मुलेशन ऑफ thesis statement। अब thesis statement मैं लिखने लगा हूं, आप लोग भी लिखे। मैं आप में से किसी से पूछूंगा, आप लोग अपनी अपनी thesis statement बनाए, मैं अपनी बनाता हूं, मैं फिर आपसे डिस्कस करता हूं। अच्छा जी, मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो बनाई है वो ये है कि the 21st century has witnessed a variety of changes in the region that are posing serious threats to Pakistan.
However, the country can cope with the existing problems by exploiting the opportunities in an effective manner. ठीक है, इसमें मैंने जिक्र कर दिया कि चेंजेस आ रही हैं रीजन में, उन चेंजेस की वजह से सीरियस थ्रेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान को, और इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल करके हम इन मसाइल से निपट सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट की हद तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। जी अहमद समझ आई है? आतिफ, अतिया, उसामा, लास्ट वाली बात समझ, जी लास्ट वाली बात, लास्ट वाली बात को क्या हुआ? सर अपॉर्चुनिटीज वाली के कैसे वो उसमें अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो रही है। पूछ कर रही हैं आप, मुझे तो बात ही समझ नहीं आ रही, क्या कह रही है लास्ट वाली लाइन में, क्या समझ नहीं आ रही? सर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है हमारे लिए चैलेंजेस हैं, अब ये चीज अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट हो रही है, जो आपने लास्ट वाली बात बोली। कन्वर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इन चैलेंजेस को कोप अप किया जा सकता है। जो रीजन के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनसे हम अपॉर्चुनिटीज, प्रोस्पेक्ट्स, उनको एक्सप्लॉइट करें, उनका इस्तेमाल करें और इन चैलेंजेस को कोप अप करें। उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हुए इन चैलेंजेस को कोप अप करना, ना कि चैलेंजेस को कन्वर्ट करना अपॉर्चुनिटीज। अभी आगे जाके लेक्चर देता हूं तो समझाता हूं। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला जी, किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताएं। थीसिस स्टेटमेंट में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी? सिंपल, अब मैं आउटलाइन का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे आएगा हाउ इज रीजनल डायनामिक्स चेंजिंग, ए बी सी डी। फिर आएगा challenges confronted by Pakistan with respect to ongoing changes, A, B, C, D. 4, opportunities exploited by Pakistan from the existing regional apparatus. इसमें भी A, B, C और D, और आखिर में आ जाएगा 5th पे कंक्लूजन। कंक्लूजन के नीचे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये आपकी आउटलाइन का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से आपकी डोमेन सेट होगी और इसके अंदर अब आप एक एक करके इसमें पॉइंट सेट करेंगे, जिसमें मैं अभी लेक्चर देता हूं। यहां तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। समझ आ गई है? कोई सवाल है तो पूछ लें। मैं वीडियो ऑफ करके इस पे आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर मैप है, मैप के ऊपर ये मैं आपको सारा पढ़ाऊं। यहां तक किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए
आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी। मैप क्लियर नजर आ रहा है आप सबको? यस सर। अच्छा जी, ये जरा मेरे माउस पे आप लोगों ने नजर रखनी है, ठीक है? आज मैं पहली दफा वो कर रहा हूँ, इसको शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें जरा चीजें समझने में इशू आ रहा है, तो आप लोगों के जरा सेंटर। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें, इस ऐसे की 3 डोमेन्स है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजनल डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही है, रीजन में किस किस्म का चेंज आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि उस रीजन के अंदर जो चेंज आ रहा है उससे पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल खड़े हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो रीजनल डायनामिक्स चेंज होने को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस रीजन में लाई करता है। ये पाकिस्तान है जी, ग्रीन कलर का, ये देखें, ये मेरा रेड निशान। पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। ये 4 इमीडिएट नेबर्स को हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे किस किस्म का चेंज आ रहा है, जैसे पाकिस्तान को जो है चैलेंजेस भी हैं और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है? अब इससे हटकर हम इन इन 4 को स्टडी करते हुए साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वाला सेंट्रल एशियन रीजन, ये वाला रीजन, इसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है? सेंट्रल एशियन रीजन क्या है? ये एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्रीज हैं, इनको देखेंगे कि यहाँ पे किस किस्म का जो है वो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो रही है। उसके बाद हम ये रशियन रीजन को पढ़ेंगे, इस वाले रीजन को, कि यहाँ रशिया में किस किस्म का जो है वो चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए प्रोस्पेक्ट्स हैं और वो चैलेंजेस हैं। फिर हम ये मिडल ईस्टर्न रीजन पढ़ेंगे कि मिडल ईस्ट में किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो इस पूरे रीजन को हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये पाकिस्तान की रीजनल डायनामिक्स हैं। ये वो तमाम मुल्क हैं कि यहां पर अगर किसी किस्म का चेंज आएगा, वो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा, उसका पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट होगा। ठीक हो गया जी? बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी कि रीजनल डायनामिक्स चेंज कैसे हो रही है। एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम देखते हैं एक एक करके। मैं आपको सबसे पहले इन मुल्कों के बारे में बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और इनकी चेंजेस आने की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल खड़े हो रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंडिया की। ये है इंडिया।
इंडिया में क्या चेंज आ रहा है? इंडिया पिछले 8 से 10 सालों के अंदर एक रीजनल इकोनॉमिक पावर बनकर सामने आया है। रीजनल इकोनॉमिक इकोनॉमिक पावर, ये वही दौर था जिसमें पाकिस्तान पिछले 18-19 सालों में वॉर ऑन टेरर लड़ा था। इसी दौरान इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था, और इंडिया ने इसी दौर में अपने आप को इकोनॉमिकली बूस्ट किया। अब इकोनॉमिक एक रीजनल इकोनॉमिक जायंट बनने के साथ साथ इंडिया अब जो पैसा कमा रहा है उसको न्यूक्लियर वेपन्स पे लगा रहा है, उसको आर्म्स रेस पे लगा रहा है। तो इंडिया का रीजनल इकोनॉमिक जायंट बनने के साथ साथ इंडिया मिलिटरली भी स्ट्रांग हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इंडिया के हवाले से रीजन में, जिसका हमें इंपैक्ट पाकिस्तान पे देखेंगे। दूसरा फैक्टर है चाइना। ये चाइना, अब चाइना का देखते हैं कि चाइना से रिलेटेड क्या रीजन में चेंज आ रहा है। देखिए जी, चाइना पिछले 10 से 15 सालों में एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन के ऊपर आया है, जो कि अमेरिका की हेजेमनी को, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और आने वाले दौर में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2025 तक चाइना दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होगा। तो चाइना का ये जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक राइज है, इससे क्या हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और चाइना की एक जंग शुरू हो गई है, कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका चाइना को कंपीट कर रहा है, चाइना अमेरिका को कंपीट कर रहा है। ये भी कोरोना वायरस आया है, इसके बारे में भी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये अमेरिका ने एक बायोलॉजिकल वेपन यूज किया चाइना के खिलाफ, कि ताकि चाइना को इकोनॉमिकली कोलैप्स कर दिया जाए। तो चाइना के ग्लोबल इकोनॉमिक राइज की वजह से इस रीजन में चेंज ये आ रहा है कि अमेरिका और चाइना की एक राइवलरी स्टार्ट हो गई, और उस राइवलरी के अंदर ये पूरा रीजन इंपैक्ट, इसका इफेक्ट पड़ा रीजन पे। तीसरा मुल्क है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान, ये लोग, अब अफगानिस्तान में किस किस्म का चेंज आ रहा है जी? अफगानिस्तान में पिछले 19 साल से जो जंग चल रही थी वो पीस प्रोसेस इनिशिएट होने जा रहा है। आप लोगों को पता है कि कल तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक पीस डील साइन होने जा रही है 29 फरवरी को। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान जहां 19 साल से जंग चल रही है, वहां पर अमेरिका और तालिबान आपस में पीस डील करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान उसके अंदर एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अगर ये पीस डील साइन हो जाती है और ये पीस इंश्योर हो जाती है, तो उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे? और अगर ये डील फेल हो जाती है, यहां अफगानिस्तान में अमन नहीं आता, तो पाकिस्तान के लिए कौन से मसाइल आगे खड़े हो जाएंगे, ये देखेंगे भी। फिर ईरान से रिलेटेड चेंज ये है कि ईरान पे इस टाइम अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी हुई है। ईरान पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुका है। दूसरा, ईरान और यूएस की इस टाइम टेंशन चल रही है। ये देखें, यहां पे ना ईरान पिंक कलर का है, यहां समंदर में ना अमेरिका ने यहां अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं ईरान को थ्रेट करने के लिए। तो यहां कभी भी जंग लग सकती है ईरान और अमेरिका की। इस रीजन, ईरान का ये रीजन है जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। तो अगर यहां अमेरिका और ईरान की जंग लग जाती है, तो उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, और अगर यहां जंग नहीं लगती तो ईरान और पाकिस्तान के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, ईरान और पाकिस्तान किस तरह से आपस में करीब आ सकते हैं, इसको भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जी सेंट्रल एशियन रीजन। ये जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो ममालिक हैं, अजरबैजान, ये सारे कहलाते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं ये एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्रीज हैं, इनके पास गैस और ऑयल के बड़े रिजर्व्स हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत वीक है। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो ये उस टाइम पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे ये मुल्क। ये अलहदा हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बन गई। तो इन मुल्कों के दरमियान सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। यहां पर मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, वो एक दूसरे के साथ पावर सीकिंग के लिए लड़ना शुरू हो गए। तब से आज तक ये मुल्क डिस्टेबलाइज ही है, उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं है इनके अंदर।
तो इसमें हम देखेंगे कि अगर यहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान इससे कैसे कैसे फायदा उठा सकता है, ये अब आगे अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करेंगे। रशिया के हवाले से इस टाइम पे मेजर डेवलपमेंट ये है कि रशिया के ऊपर 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगा दी थी। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये पर्पल का रशिया, इसने ये यूक्रेन है ना, 2014 में यूक्रेन को इन्वेड कर लिया था, कब्जा कर लिया था यूक्रेन में, जिसको क्रीमियन इन्वेजन कहा जाता है। तो उसके बाद रशिया के ऊपर अमेरिका ने और यूएन ने सैंक्शंस लगा दी। तो अब रशिया क्या कर रहा है, नई मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहा है, नए क्लाइंट्स एक्सप्लोर कर रहा है, जिनके साथ रशिया अपने ताल्लुकात बना सकता है, और रशिया वेपन्स बेच सकता है और गैस और ऑयल बेच सकता है और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे पाकिस्तान किस तरह से रशिया से जो है अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेक्ट्स एक्सप्लॉइट कर सकता है। और आखिर में मिडल ईस्ट ये है, और मिडल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि यहां किस किस्म का चेंज आ रहा है। यहां पर दो मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान, जिनकी आपस में जंग चल रही है, एक कोल्ड वॉर चल रही है। और ये वॉर कतन की शिया सुन्नी की वॉर नहीं है, ये वॉर है मिडल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की, अपनी पावर एक्सपैंड करने की। और ये दोनों मुल्क यमन में लड़ रहे हैं, सीरिया में लड़ रहे हैं, उसके बाद लेबनान में लड़ रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पैलेस्टाइन के अंदर ईरान इसराइल के खिलाफ लड़ा है हमास के थ्रू, और इसराइल के साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है। तो मिडल ईस्ट इस टाइम पे डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पे जंगें चल रही हैं। तो मिडल ईस्ट के साथ हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं, सोशो इकोनॉमिक टाइज हैं, पॉलिटिकल टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जहां मिडिल ईस्ट इस टाइम पर डिस्ट्रक्शन चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर यहाँ पे पीस आ जाता है। तो ये पहला पोर्शन था, हाउ इज रीजनल डायनामिक्स चेंजिंग। यहां किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछें। जी माहम समझ आइए, कशफ, आतिफ। जी सर, आगे सर ये रशिया वाला रिपीट कर दे प्लीज। रशिया का मैं आपको बता रहा हूं कि रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया था 2014 में। ये यूक्रेन नजर आ रहा है आपको, ये यूक्रेन है, ये वाला। रशिया ने 2014 पे इस पे कब्जा कर लिया था। जब कब्जा किया तो यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगा दी रशिया पे, और यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका ने कि आपने किसी मुल्क पे कब्जा क्यों किया। सैंक्शंस लगाने का मतलब कि रशिया अब किसी मुल्क के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज नहीं बढ़ा सकता। उस पर्सपेक्टिव में रशिया अब नए सप्लायर्स, नए बायर्स ढूंढ रहे हैं, नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, जिनमें एक पाकिस्तान भी है। समझ आइए बात की? जी शहरियार आपको, उमर आपको, अहमद, क्लियर है सर? समझ आ गई जी सर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान के लिए। अब चेंजेस तो देखिए क्या आ रही हैं। इन चेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कौन से मसाइल खड़े हुए हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जी इंडिया। देखिए जी, इंडिया, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक जायंट तो बन गया है, और इकोनॉमिक जायंट के साथ साथ इसने अपने मिलिट्री वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी पिछले साल इंडिया ने स्टार्ट किया है, इनकी साउथ इंडियन एक स्टेट है कर्नाटका, वहां पे इंडिया हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहा है, इंडिया अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है, इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे बहुत तेजी से पैसा लगा रहा है, जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा है। वेपन्स पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन इंडिया मजीद डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहा है, जिससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। दूसरा ये कि इंडिया का ये जो है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को बहुत अच्छे से पता था कि हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमारी डिप्लोमेसी वैसी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है,
इस चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया ने कश्मीर को भी एनेक्सेशन कर ली, कश्मीर पे कब्जा कर लिया। अभी क्यों कर लिया? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस मिला कि हम इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं, हमारे साथ पूरी दुनिया के ताल्लुकात बन चुके हैं, डिप्लोमेटिकली हम स्ट्रांग हो चुके हैं, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इंडिया ने सिंपली क्या किया, कश्मीर की एनेक्सेशन कर ली। जरा यहाँ पे मैप देखें, ये जो कश्मीर है ना, ये ऊपर ये इंडिया का हिस्सा दिखाया जा रहा है इस मैप में, ये चेक करें जरा, ये देख रहे हैं, ये कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, इसको दिखा रहा है मैप। तो इंडिया को क्या मिला? इंडिया अपनी एक्सट्रीम नेशनलिज्म बढ़ाना शुरू हो गया है। इंडिया को कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं जो करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली वीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सोवरेनिटी को बहुत बड़ा खतरा है इंडिया की इस रीजनल इकोनॉमिक जायंट बनने की वजह से। चाइना का देखते हैं, चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना, अच्छी बात है, लेकिन उससे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। ये जो अब अमेरिका और चाइना की एक राइवलरी चल रही है, एक दुश्मनी चल रही है, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चाइना और अमेरिका के दरमियान रिलेशंस को बैलेंस करना। पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट होता है, अमेरिका नाराज हो जाता है। हम अगर अमेरिका की तरफ जाना चाहें तो फिर चाइना हमें आंखें दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये जो राइवलरी है अमेरिका और चाइना की, इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चाइना और अमेरिका के दरमियान रिलेशंस को बैलेंस करना। एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया। तीसरा जो मसला है वो है अफगानिस्तान। देखिए जी, अफगानिस्तान का जो मसला है, पीस डील जो है ना, वो शॉर्ट टर्म में तो उसका हल नहीं निकल सकता। इतनी आसानी से अफगानिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है जितना कि आसानी से लग रहा है हमें। उसकी वजह, अफगानिस्तान की ना दो तरह से अफगानिस्तान का मसला बहुत कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से नजर आता है कि इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। पहला ये कि अफगानिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स बहुत वीक है। अफगानिस्तान में तीन मेन स्टेक होल्डर्स हैं, एक तालिबान, एक अफगान गवर्नमेंट और एक नॉर्दर्न अलायंस। ये भी तालिबान की तरह के ग्रुप है जो लड़ रहा है। और ये तीनों ग्रुप, तालिबान, अफगान गवर्नमेंट और नॉर्दर्न अलायंस, तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी जो पीस डील साइन हो रही है अमेरिका की, वो सिर्फ तालिबान के साथ हो रही है। उस पीस डील का हिस्सा अफगान गवर्नमेंट नहीं है, नॉर्दर्न अलायंस नहीं है। तो कल को अगर पीस डील साइन हो भी जाती है तालिबान और अमेरिका की, तो क्या गारंटी है कि उससे अफगान गवर्नमेंट जो है इत्तेफाक करेगी? क्या गारंटी है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो उससे इत्तेफाक करेगी? तो यहां पर जो अमेरिका पीस डील साइन कर रहा है तालिबान के साथ, वो एक बड़े फ्लॉड तरीके से कर रहा है। दूसरा मसला ये कि अफगानिस्तान के अंदर 5 से 6 मुल्क इन्वॉल्व है अफगान क्राइसिस में, और वो 5-6 मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। अफगानिस्तान के मसले में पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, ईरान भी है। ये सारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, और ये अपने अपने इंटरेस्ट कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो अगर कल को अमेरिका निकल भी जाता है तो क्या गारंटी है इंडिया भी निकल जाएगा, रशिया भी निकल जाएगा, ईरान भी निकल जाएगा। इस वजह से अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है। और जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी, अफगानिस्तान से टेररिस्ट पाकिस्तान आते रहेंगे और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहेंगे। तो ये जो मसला है अफगानिस्तान वाला है, बड़ा संगीन है। इसी तरह से ईरान में मैंने आपको बताया, अमेरिका ने बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे, यहां समंदर में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं। अगर ईरान और अमेरिका की यहां जंग लग जाती है तो ऑब्वियस बात है अमेरिका ईरान के इस रीजन पर अटैक करेगा ना, इस पे, ये इस वाले पे। तो यहां से लोग जो लोग रह रहे हैं वो अपनी जानें बचाने के लिए कहां जाएंगे? ऑब्वियस बात है पाकिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान तो नहीं जा सकते क्योंकि अफगानिस्तान तो ऑलरेडी जंग चल रही है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आपकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान में पनाह लेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला रेफ्यूजी क्राइसिस का खड़ा हो जाएगा।
हम अभी अफगानिस्तान के 20 से 30 लाख रेफ्यूजीज को अकोमोडेट कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन है और हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है। तो पाकिस्तान के लिए एक नया फ्रंट खुल जाएगा। ईरान से जब रेफ्यूजीज आएंगे, एक नया सिक्योरिटी फ्रंट और एक इकोनॉमिक फ्रंट पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा, अगर यहां पे जंग होती है। रशिया और सेंट्रल एशिया के हवाले से हमें कुछ चैलेंजेस नहीं है, वो हम अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्कस करते हैं उनका। अब आते हैं जी मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट से रिलेटेड पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं? मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में दो पावर्स हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी इकोनॉमिक राइवलरी है, लेकिन ये पोर्ट्रे करते हैं कि जनाब ये शिया हैं, हम सुन्नी हैं, इस वजह से हम लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी भी है, पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी भी है। अब जब ये सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों लड़ते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान की सोसाइटी पे पड़ता है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग करना शुरू कर देता है, वो शियों को मारना शुरू कर देते हैं। ईरान पाकिस्तान में जो शिया ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग करना शुरू करता है, वो सुन्नियों को मारना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान में एक सेक्टेरियनिज्म जो है वो उसकी एक वेव पकड़ी गई है। उस सेक्टेरियनिज्म की वजह से पाकिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स वीक हो रही है। दूसरा ये कि हमारा ज्यादातर लेबर तबका मिडिल ईस्ट में काम करता है, दुबई में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी में। अब इन मुल्कों ये पूरे मिडिल ईस्ट में जो जंगें चल रही हैं, इसकी वजह से इन मुल्कों की इकोनॉमीज वीक हो चुकी हैं, और ये उस सारे लेबर तबके को निकाल रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। रेमिटेंसेस भेजता था, पैसे भेजता था, अब वो हमारे ऊपर आ गए। आवाज आ रही है जी मेरी क्लियर? जरा मुझे कीजिएगा जरा, अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया, देखिए मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। यस सर। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि सऊदी अरेबिया और ईरान, यहां पर जो हमारे लोग जॉब्स करते थे वो वापस आ गए, वापस आके वो अनएम्प्लॉयड है, इकोनॉमी बर्डन है। तो ये एक मसला है। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये कि ईरान और सऊदिया के साथ हम दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यहां पे भी सेम वही मसला है कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर पाता। अगर हम सऊदी अरेबिया की तरफ टिल्ट शो करते हैं, ईरान बलूचिस्तान में हमारे इंसर्जेंसी शुरू कर देता है। अगर हम ईरान की तरफ जाते हैं, सऊदी अरेबिया हमसे नाराज हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे बहुत बड़ा मसला है इन दोनों की राइवलरी में, इन दोनों के साथ रिलेशंस को बैलेंस करना। तो ये मसाइल है पाकिस्तान को, रीजनल डायनामिक्स चेंज होने की वजह से। समझ आ गई है? यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। सर अपने ईरान का जब बता रहे थे उसमें आपने एक इकोनॉमिक फ्रंट बताया था, वो दोबारा बता दें। किसी किस्म का कोई सवाल है तो? अच्छा जी, कोई क्लियर है जी? माहम इम्तियाज, सर दूसरी। जी जी पूछें। सर ईरान का जब आप बता रहे थे आपने एक इकोनॉमिक फ्रंट बताया था, वो थोड़ा बता दें। देखें, ईरान से जब रेफ्यूजीज आपके मुल्क में आएंगे तो आप पे इकोनॉमिक बर्डन नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हुआ है? जी सर। अच्छा जी, आगे जी हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस तक। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। अहमद, आतिफ, शहरियार, क्लियर है? कुरतुलैन? जी सर। जी क्लियर है सर। ये बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, पाकिस्तान की चॉइसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले इंडिया पे आ गए। देखिए, इंडिया एक इकोनॉमिक
जायंट तो है, रीजनल इकोनॉमिक जायंट। अगर हमारी कश्मीर से हटकर इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस पे बात शुरू हो जाए, बॉर्डर्स खुल जाए, तो दोनों मुल्कों में एक साल का $36 बिलियन का ट्रेड पोटेंशियल है। अभी एक साल में सिर्फ $2 बिलियन ट्रेड होती है। तो जिस तरह मुशर्रफ ने अपने दौर में किया था, करने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ ने बस डिप्लोमेसी के थ्रू 99 के अंदर कोशिश की थी, 98 में, कि किसी ना किसी तरह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ट्रेड एवेन्यूज पे बात होना शुरू हो जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हो जाए, बॉर्डर्स खुल जाए, तो दोनों ममालिक प्रॉस्पर हो सकते हैं। इस टाइम जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, उस तरह से एशियन यूनियन इसीलिए नहीं बन पा रही कि इन दोनों मुल्कों की टसल है। तो दोनों ममालिक अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू इस बात पे आ जाए कि ठीक है यार, कश्मीर का मसला हम 10 साल बाद, 15 साल बाद हल कर लेंगे, जब तक हम ट्रेड के ऊपर तो बात करें ना, तो दोनों मुल्कों में पोटेंशियल है कि ये अपनी इकोनॉमीज को प्रॉस्पर कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये आर्म्स रेस पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे पैसा लगाएं। ये एक दूसरे के साथ साथ ये उन चीजों पे पैसा लगा सकते हैं जैसे कि गवर्नेंस है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है। ठीक हो गया। चाइना, देखिए जी, चाइना के साथ पाकिस्तान सीपैक पे काम कर रहा है और सीपैक ने ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत फायदा दिया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो था बड़ा संगीन, वो खत्म होने जा रहा है। अब ये है कि हम चाइना से बात करें कि चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करें, सीपैक के थ्रू हम चाइना की कंपनीज को इंसेंटिव दें कि जनाब आप हमारे मुल्क में आए, आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की इंडस्ट्री लगाएं, आप हमारे मुल्क में आए, आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इंडस्ट्री लगाएं, बिजली पे चलने वाली गाड़ियों की, बसेस की, बिजली पे चलने वाली बाइक्स की, हमारे मुल्क में आए, आप इंसेंटिव दें चाइना को, ताकि वो कंपनीज यहां पर आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी पे काम करें और आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें। आप भी नई टेक्नोलॉजी इन्हांस करें अपनी, आप भी उन फैक्टर्स पे काम करें जिससे आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। तो सीपैक का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। चाइना इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, पानी पे, बिजली पे चलने वाली गाड़ियां, बाइक्स और ये बसेस बनाने का। वो आप चाइना से कहें कि जनाब इधर हमारे आके इंडस्ट्री लगाएं, ताकि आपकी पेट्रोल के ऊपर से, तेल के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म हो। दूसरा आपका एनवायरमेंटल वाला मसला, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वो खत्म हो। ठीक है, तो चाइना से आप इस तरह से फायदा उठाएं। देखिए, अफगानिस्तान में अगर पीस इंश्योर हो जाती है तो उस पर्सपेक्टिव में सबसे पहला फायदा पाकिस्तान को क्या होगा कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी बात, ये आप जरा गौर करें, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? जैसे समंदर नहीं लग रहा होता। तो अफगानिस्तान अगर ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान से होकर इंडिया ट्रेड जाएगी। अफगानिस्तान अगर ट्रेड करना चाहता है मिडिल ईस्ट के साथ तो पाकिस्तान से होकर ट्रेड मिडिल ईस्ट जाएगी। पाकिस्तान उस पर रेंट चार्ज करेगा, पैसे चार्ज करेगा, पाकिस्तान में पैसा आएगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ट्रेड करने के लिए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर जो है अपनी इकोनॉमीज को बेहतर कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ा सकते हैं। फिर ये कि स्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में भी अमन आएगा। तो अफगानिस्तान, इस टाइम पाकिस्तान में जितना टेररिज्म हो रहा है वो अफगानिस्तान से ही सारे तालिबान आते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर आके पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है तालिबान और पाकिस्तान की पीस टॉक्स में, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनली बेहतर हो रही है क्योंकि पाकिस्तान जो 19 साल से मसला चल रहा है उसको खत्म करने की तरफ, उसको उसका हल निकालने की तरफ जो है वो दोनों फैक्शंस को जो है वो इनकरेज कर रहा है। ईरान से रिलेटेड देखते हैं। देखिए जी, ईरान में इस टाइम अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी है, लेकिन आपको पता है कि अभी चाइना ईरान में $400 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान में। चाइना ने अमेरिका को ये मैसेज दिया है कि आप अगर जिस मुल्क पे सैंक्शंस लगा रहे हैं हम उसके साथ 400 अरब डॉलर की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि चाइना ईरान को आइसोलेट नहीं होने देगा। 290 अरब डॉलर की ईरान की ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज है, चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 210 बिलियन डॉलर्स का चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जैसे सीपैक का कर रहा है पाकिस्तान, इसी तरह से ईरान में कर रहा है। तो चाइना ईरान के थ्रू जो कनेक्ट होगा वो किसके थ्रू होगा? वो पाकिस्तान के थ्रू होगा। ये देखें, ये पाकिस्तान के थ्रू ईरान से कनेक्ट होगा। तो पाकिस्तान, चाइना जो कि दुनिया का एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, और ईरान जो कि दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल सप्लायर है, इन दोनों को कनेक्ट करने में एक रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान मजीद रीजनली इंटीग्रेट होगा जब ये दोनों ममालिक को पाकिस्तान जो है वो मिलाएगा आपस में। आप लोग एक आर्टिकल पढ़ें, मुनीर अकरम का आर्टिकल कुछ अर्सा पहले आया था डॉन के अंदर, चाइना स्ट्राइक्स बैक, उसमें यही बात की हुई है। आज पढ़ना है आप लोगों ने घर में। चाइना ये स्ट्राइक्स बैक। डॉन में आर्टिकल आया था आज से 5-6 महीने पहले, मुनीर अकरम का ये आर्टिकल बहुत कमाल का आर्टिकल है, लाजमी पढ़ें। और इसमें बताया हुआ है कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो 400 बिलियन डॉलर्स की चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान के अंदर। ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने पढ़ना है लाजमी इस आर्टिकल। अब हम देखते हैं जी सेंट्रल एशियन स्टेट्स। देखें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के कुछ अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है टापी, TAPI, टापी। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एनर्जी प्रोजेक्ट है जी। वो क्या है कि तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन डाल रही है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, तुर्कमानिस्तान इन 3 मुल्कों को गैस प्रोवाइड करेगा। एक और प्रोजेक्ट पे भी बात चल रही है, दैट इज कासा 1000, कासा CASA, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 एनर्जी प्रोजेक्ट, दैट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एनर्जी। ये क्या हो रहा है कि ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 1000 मेगावाट जो है वो बिजली गैस प्रोवाइड करेंगी, जिससे पाकिस्तान अपने एनर्जी पर्पस के लिए बिजली के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये जो है वो डेवलपमेंट्स चल रही हैं इस पर्सपेक्टिव में, सेंट्रल एशिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक हो गया। सेकंड लास्ट में बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, और आखिर में बात करेंगे रशिया की। देखिए जी, मिडिल ईस्ट में इस टाइम पे जो सऊदी और ईरान की राइवलरी चल रही है, उसमें पाकिस्तान एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है कि इन दोनों की मीडिएशन करवा दी जाए। अभी आप लोगों ने देखा कि इमरान खान और वो जनरल बाजवा गए और उन्होंने ईरान का दौरा किया और फिर सऊदी अरेबिया का दौरा किया। उसके बाद इससे पहले नवाज शरीफ और राहील शरीफ जो है ये लोग भी गए थे और इन्होंने एक रोल प्ले करने की कोशिश की। अगर यहां पर पीस इंश्योर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो सबसे बड़ा फायदा इसको पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान में जो एक सेक्टेरियन वायलेंस है उसमें कमी आएगी। अगर मिडिल ईस्ट जो है वो स्टेबल होता है, यहाँ पे इकोनॉमी बेहतर होती है, तो इनको जरूरत पड़ेगी हमारी स्किल लेबर की, हम लेबर भेजेंगे, वो लेबर वहां से जाकर रेमिटेंसेस हमें भेजेगी। तीसरा प्रोस्पेक्ट्स ये है कि पाकिस्तान अगर अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आता है, पाकिस्तान अपनी इनोवेशन पे काम करता है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का। मिडिल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान जिन्हें आपको अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। दूसरा ये कि हमारी इनके साथ सोशो कल्चरल रिलीजियस टाइज हैं इन तमाम ममालिक के साथ, उस पर्सपेक्टिव में भी हमारे इनके साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है। आखिर में बात करते हैं रशिया की। रशिया का शुरू से एक मोटिव रहा है कि रशिया अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने के लिए, रशिया चाहता है कि मुझे ये वार्म वाटर्स तक, गर्म पानियों तक एक्सेस हासिल हो। ये गर्म पानी है रशिया को ना, ये ऊपर जो समंदर लग रहा है ये आर्कटिक ओशन है, ये सारी बर्फ है, इसकी इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जीरो सिग्निफिकेंस है।
तो ये वार्म वाटर्स हैं इंडियन ओशन। तो रशिया का शुरू से मोटिव रहा है कि मैं किसी न किसी तरह यहां एक्सेस हासिल करूं, और इस टाइम पे ये एक्सेस रशिया को सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। ये मुल्क यहां से रशिया आए, यहां आए पाकिस्तान, और यहां तक एक्सेस में हासिल। इंडिया क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इंडिया इस टाइम पे अमेरिका का जो है, ये अमेरिका का पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया कभी भी यहां एक्सेस रशिया को नहीं देगा वार्म वाटर्स तक। क्यों? क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया। ठीक है, तो इस टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान है जो इसको एक्सेस दे सकता है। ईरान की भी वो सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ईरान का रास्ता अगर ये ब्लॉक हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरान की भी वो सिग्निफिकेंस नहीं है। अब रशिया ने कुछ ऑफर किया पाकिस्तान को। रशिया ने कहा कि आप हमें यहाँ पे एक्सेस दें, हम आपको गैस पाइपलाइंस देते हैं। तो रशिया ने पहले लाहौर से कराची तक रशिया एक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन डाल रहा है ऐसे पाकिस्तान में, जो कि रशिया पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करेगा। रशिया एक और पाइपलाइन डाल रहा है। रशिया के यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो अलाइज है, यहां से एक समंदर के अंदर से पाइपलाइन निकलेगी और वो यहां से होती हुई ऐसे पाकिस्तान आएगी समंदर के अंदर से। ये रशिया की कंपनी है गैसप्रोम। ये $10 अरब की ये गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट तक, जिसके थ्रू रशिया जो है वो इनको गैस प्रोवाइड करेगा मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। तीसरा ये कि रशिया पाकिस्तान में एक के साथ बाय रोड लिंक होना चाह रहा है, जैसे चाइना और पाकिस्तान हो रहे हैं सी पैक के थ्रू। आर पैक पे बात हो रही है, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। आर पैक, आर पैक क्या है? रशिया यहां से सड़क निकाले कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से समंदर। ये रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे दोनों मुल्क बात कर रहे हैं कि हमें इस तरह का कॉरिडोर बनाना चाहिए जो कनेक्ट करे रशिया को पाकिस्तान से बाय रोड। ठीक हो गया ये। तो ये प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के रशिया के साथ। दूसरा, दोनों ममालिक रशिया और पाकिस्तान एक दूसरों के मुल्कों में कैपिटल सिटीज में अपने अपने कम्युनिटी सेंटर्स बना रहे हैं। पाकिस्तान मॉस्को में अपना बना रहा है, रशिया इस्लामाबाद में बना रहा है। मकसद क्या है? पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बढ़ाना, कल्चरल एसिमिलेशन, एक दूसरे के कल्चर के साथ मिलना, क्योंकि दोनों डिफरेंट कल्चर्स हैं। करीब आना, लोगों को करीब करना, अपने लोगों को दूर, रशिया के लोगों के साथ मिलवाना, रशिया के अपने लोगों के साथ मिलवाना, क्लोज बॉन्डिंग जो है वो बनाना। तो ये वो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो चीजें आ रही हैं रीजन के अंदर उस पर्सपेक्टिव में। सर, इसमें हम रशिया पाकिस्तान की जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में भी बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हैं। अभी 2019 में यहाँ इंडियन ओशन में इनकी ड्रुजबा के नाम से, ड्रुजबा ना रशियन वर्ड है जिसका नाम है फ्रेंडशिप। ड्रुजबा के नाम से इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है इंडियन ओशन में, पाकिस्तान और रशिया की। ठीक है, ड्रुजबा नाम है इनका एक्सरसाइज का। तो ये भी इसके अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये आपका ऐसे फिनिश हो गया है। इस पे कोई सवाल है तो पूछें, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ ना आई हो, किसी किस्म का मसला हो। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट पहले दी हुई है, किस चीज की? कौन सी असाइनमेंट है? क्या बना करना था उस पर? सर वो ऐसे की आउटलाइन थी। हाँ, मैं आपको एक और टॉपिक दे रहा हूं, इससे मिलता जुलता टॉपिक है। इस दफा 2020 के में ऐसे भी आया, आपने उसके ऊपर भी आउटलाइन एक बनानी है। वीकेंड है, टाइम है। आप लोगों ने कल जो एक असाइनमेंट दी थी उस पर आप लोग काम करें। एक टॉपिक मैं अभी लिखने जा रहा हूं, इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है और एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज करनी है। आज एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कल का लेक्चर भी ले लें आराम से, और उसके बाद ही वीकेंड से मुराद जो आपकी छुट्टियां होंगी उसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा देंगे। टॉपिक है आपकी असाइनमेंट का ग्लोबल पावर डायनामिक्स
एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये आपकी असाइनमेंट है, इसके ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है। ये आपका असाइनमेंट टॉपिक है। ठीक हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर 1-2 मिनट में फिर